जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एनालिसिस किए जा रहे हैं मिस मत कीजिएगा, और कुछ भी अगर आपको नया लगे, जो भी नए पॉइंट्स लगे, उसको लिखते हुए चलिएगा। ठीक है, आपको ये बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग 10-12 क्वेश्चंस करके कर रहे हैं। ठीक है, और जितना भी करेंगे बेहतरीन तरीके से करेंगे, ताकि आइडिया भी आपको लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से ये सब ईएसआई का मेंस का पेपर अभी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा हुआ था? आपको बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, आपको अच्छे से ये पता भी होगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका, क्या है इसका सही आंसर? तो वो है आपका पाटलिपुत्र। ठीक है, आपको पता है कि सोन और गंडक, ठीक है, कि जो संगम पे बसा हुआ शहर है वो है आपका पाटलिपुत्र। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ बनेगा, जो पाटलिपुत्र है, ठीक है, इसका स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने किया था। किसने किया था? उदयन ने किया था। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है क्या, कि जो ये पाटलिपुत्र है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पाटलिपुत्र जो था बेसिकली किसका राजधानी था? तो ये मगध का राजधानी था। किसका राजधानी था? मगध का। बट याद रखिएगा, यही एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मगध का प्रारंभिक राजधानी, ठीक है, मतलब जो मगध साम्राज्य जो स्टार्ट हुआ था, जो हरियंक डायनेस्टी उस पर जब रूल कर रहा था, तो उसका जो प्रारंभिक राजधानी था वो कौन था? तो आपको याद रखना है क्या है वो, आपका राजगीर या गृहब्रज। ठीक है, मैंने क्या बोला? राजगीर या गृहब्रज। ठीक है, गृहब्रज आपको याद रखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपने ये समझा, सोन और गंडक के संगम पे कौन सा आपका शहर बसा हुआ था? तो वो है आपका पाटलिपुत्र। ठीक है, और याद रखिएगा, जो इसको किसने बसाया था? तो उदयन ने बसाया था, और उदयन ने इसे बसाया था, और अपना जो राजधानी है उदयन ने पाटलिपुत्र को ही बनाया था। ये भी चीज याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इसका प्रारंभिक राजधानी कहाँ था? तो गृहब्रज जो था इसका प्रारंभिक राजधानी था। किसका? आपका पाटलिपुत्र। नेक्स्ट याद रखिएगा, जो 16 जनपद थे उसमें जो सबसे शक्तिशाली जो जनपद था वो कौन था आपका? तो वो मगध जनपद ही था। और मगध जो आपका साम्राज्य था, मगध जो आपका डायनेस्टी ये था, उस पर सबसे पहले, ठीक है, जो 16 जनपद में जो आपका जो मगध जनपद था, ठीक है, इस पे सबसे पहले किसने रूल किया था? तो हरियंक डायनेस्टी ने रूल किया था। याद रखिएगा, हरियंक डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो आपको याद रखना है बिंबिसार। ये बिंदुसार नहीं है, बिंबिसार है। बिंदुसार आपको कहाँ मिलेगा? तो मौर्य डायनेस्टी में मिलेगा, और ये क्या है? आपका बिंबिसार है। यहाँ तक समझ में आया? अब हम लोग बात करते हैं, जो इस क्वेश्चन में कुछ चीजें दी गई है। पाटलिपुत्र का अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है कि जैन का जो तीसरा काउंसिल हुआ था, किस तीसरा समिट हुआ था, ठीक है, तो जैन का नहीं हुआ था, जैन का तो पहला हुआ था। ठीक है, तो पहला जो इसका समिट हुआ था किसका? जैन का। ठीक है, वो कहाँ हुआ था? तो आपका पाटलिपुत्र में ही हुआ था। आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और किसके समय काल में हुआ था जैन का ये पहला जो हुआ था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में जो पहला संगति, जैन संगति, पहला जैन संगति जो हुआ था वो जैन का, वो पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसका एक और होता है, वो कहाँ होता है? वल्लभी, गुजरात में होता है। वही अगर आपको मैं बोलूँ कि तीसरा जैन आपका बुद्ध, ठीक है, बुद्ध काउंसिल जो हुआ था, ठीक है, बुद्ध काउंसिल जो हुआ था, बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था, तीसरा नंबर का, टोटल 4 हुआ है, तो जो तीसरा नंबर का हुआ था वो कहाँ हुआ था? आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? कौन से राजा? तो आपका अशोक के शासनकाल में। याद रखिएगा। और इसका अध्यक्ष कौन था? जो तीसरा जो आपका बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, तो आपको याद रखना है मुगलीपुत्र तीसरा हुआ था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अभिधम पिटक आपने पढ़ा होगा, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो अभिधम पिटक का जो संकलन हुआ था, अभिधम पिटक जो बना था, ये जो बुक है वो कौन से मतलब बुद्धिस्ट काउंसिल में बना था? तो आपको याद रखना है तीसरे वाले बुद्धिस्ट काउंसिल में। और आपका सुत्त पिटक और विनय पिटक कब बना था? तो पहला वाला जो हुआ था बुद्ध काउंसिल, वो वहां बना था। ठीक है, तो इतना चीज आप पाटलिपुत्र से एटलीस्ट याद करके रखोगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि तीसरा बुद्ध काउंसिल ये यहाँ हुआ था, और पहला जैनिज्म काउंसिल भी आपका यही हुआ था। ठीक है, चलिए, अगर आप इतना समझ गए हो तो काफ़ी चीज़ आप समझ गए हो। अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ कुछ बात हुआ है कुछ रिवर्स का, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि हम अगर यहाँ बात करें गंगा का, आपको पता है कि गंगा जो है इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है आपका गंगा। ठीक है, अब याद रखिएगा, गंगा का जो फॉर्मेशन होता है बेसिकली कहाँ होता है? तो उत्तराखंड में होता है। ठीक है, जब क्या होता है आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, तो कहाँ? तो देव प्रयाग में क्या होता है आपका? अलकनंदा और जब भागीरथी मिल जाती है, ठीक है, मैंने क्या बोला? देव प्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती है तो ये क्या लेती है? ये गंगा का रूप ले लेती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है।
ठीक है। गंगा को आपको याद रखना है कि जो आपको बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, तो इसको पद्मा बोला जाता है, ये भी चीज याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा का सबसे लंबा सहायक नदी कौन सा है, तो आपको याद रखना है वो है आपका यमुना। यमुना। और यमुना से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा रिवर है, ठीक है, कौन सा ऐसा, देखो ये क्वेश्चन ऐसा था कि कौन सा ऐसा रिवर है जो एक ही स्टेट में सबसे लंबा बहती है, मतलब कौन सा ऐसा रिवर है जो एक सिंगल स्टेट में सबसे लंबा बहती है, तो आपको उसका आंसर भी आप क्या मारोगे, यमुना। समझे मैंने क्या बोला, हमने ये बोला कोई भी एक ऐसा रिवर जो किसी भी स्टेट में सबसे लंबा, ठीक है, जो ट्रेवल करती है वो कौन सा है, आपका यमुना रिवर। इसी तरीके से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पर्वत है, ठीक है, जो एक ही स्टेट में बसा हुआ है, तो वो है आपका अजंता पर्वत। और अजंता पर्वत कहाँ बसा हुआ है, तो महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही स्टेट में बसा हुआ है, ठीक है। और तो ये चीज़ आप समझ गए, तो याद रखिएगा ये हमने कुछ आपको गंगा के बारे में आपको बताया है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ दिया हुआ है आपका सोन, देखिए सबसे पहले यहाँ गंगा दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद वह सोन, तो याद रखिएगा सोन जो निकलती है, ठीक है, वो निकलती है आपका अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से। याद रखिएगा अमरकंटक से दो नदी निकलती है, एक जो आपका चल जाती है आपका कहाँ, आपका अरेबियन सी में ऐसे चली जाती है, और दूसरा जो होता है ये ऊपर की तरफ चला जाता है, इधर जो जाती है ये है आपका नर्मदा, और ऊपर जो जाती है ये है आपका सोन। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है, कि दो नदी, ठीक है, जो अमरकंटक से निकलती है, तो वो एक है नर्मदा और एक है आपका सोन, ठीक है। और सोन भी क्या है आपका, ये किसका सहायक नदी बन जाती है आगे चल के, तो ये भी आपका कहाँ, गंगा में जाके मिल जाती है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था नर्मदा रिवर से, याद रखना कि मैं क्वेश्चन बोल क्या रहा हूँ, ठीक है, कि देखिए प्रायद्वीपीय भारत की मतलब पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी, ठीक है, जो अरबियन सी में जाके गिरती है, क्वेश्चन ऐसा था। तो अगर वहां दिया हुआ है कि प्रायद्वीपीय भारत, दैट मीन्स पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी जो आपका, ठीक है, अरबियन सी में जाके गिरती है, तो आप आंसर मारोगे नर्मदा। बट अगर सिर्फ वहां ये मेंशन हो कि पेनिनसुलर इंडिया मतलब प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो आप उसमें क्या मारोगे, आप मारोगे गोदावरी, ठीक है, क्योंकि गोदावरी जो है आपका बे ऑफ बंगाल में गिरती है, और जो नर्मदा जो है आपका ये अरबियन सी में गिरती है। याद रखिएगा इसका जो लेंथ है 1465 है, ठीक है, और इसका था आपका 1312 है, 1312 है, तो समझ के रखना। अगर पूछेगा पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी, तो आपको गोदावरी याद रखना है जिसका लेंथ है 1465, इसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, ठीक है, इसको गोदावरी को। और अगर बोले कि पेनिनसुलर इंडिया के मतलब प्रायद्वीपीय भारत की वो सबसे लंबी नदी जो कहाँ गिरती है, अरबियन सी में गिरती है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, नर्मदा। और नर्मदा याद रखिएगा ये रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है, कहाँ से, रिफ्ट, बोले कौन सी नदी है जो रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है, तो आपका नर्मदा रिवर जो है वो आपका रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। ये चीज़ समझ में आया। अब देखिए तो ये था आपका सोन, ठीक है, और सोन के साथ था ये नर्मदा, इस तरीके से कनेक्टेड। अगर यहीं से क्वेश्चन आप नेक्स्ट जो अगर आप देखोगे, नेक्स्ट जो हमारा रिवर है वो कौन सा रिवर है हमारा, तो गंडक। गंडक आपको याद रखना है ये जो है ये भी आपका गंगा का सहायक नदी है, और आपको याद रखना है ये जो गंडक है बेसिकली कहाँ से निकलती है, तो हिमालय से निकलती है, ठीक है। और आपको पता है जो बिहार का पश्चिमी चंपारण है वहाँ एंट्री करती है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिवेणी नहर जो है, त्रिवेणी नहर, इसमें पानी कहाँ से आता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है इसमें जो पानी जो आता है ये कहाँ से आता है आपका, ये गंडक नदी से ही आता है, ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो इतना चीज़ आपका क्लियर हुआ, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ मैंने आपको बताया। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ है कि भूपर्पट्टी पे सर्वाधिक पाए जाने वाला, ये सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए हमेशा बोलता हूँ जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपका एक्यूरेसी इंक्रीज होगा। भूपर्पट्टी पे सर्वाधिक पाए जाने वाला खनिज कौन सा है, यहाँ है अब्रक। अब्रक मतलब होता है आपका माइका। और देखो भूपर्पट्टी मतलब जो अर्थ क्रस्ट है, क्रस्ट ऊपर वाला जो लेयर है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है, ठीक है, देखिए तो ये है आपका माइका, यहाँ है आपका पेरीऑक्सिन, यहाँ आपका क्वार्ज, और यहाँ है आपका फेल्ड्सपर, ठीक है। इसका जो आंसर माना गया है ये है आपका फेल्ड्सपर, ठीक है, फेल्ड्सपर। अगर किसी को याद है तो कोई बताएगा कि किसका अयस्क है किसका और है, तो मैंने आपको क्या बताया था, फेल्ड्सपर, मैंने क्या क्या बताया था, फेल्ड्सपर हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका क्रायोलाइट हो गया, ठीक है, उसके बाद कोरंडम हो गया,
उसके बाद बॉक्साइट हो गया, ये सब किसका आयसक है? तो ये सब जो है आपका एल्यूमिनियम का आयसक है, आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा आपका फेल्सपर, ठीक है, जो भूप्रवृत्ति पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब ध्यान देना क्वेश्चंस कैसे चेंज होगा। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तत्व के फॉर्म में, एलिमेंट के फॉर्म में, कि कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा भूप्रवृत्ति पे पाया जाता है, क्रस्ट में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो है ऑक्सीजन, उसके बाद जो है आपका सिलिकॉन, और उसके बाद है आपका एल्यूमिनियम। तो याद रखना, अगर सिर्फ वहाँ एलिमेंट मेंशन है, सिर्फ तत्व मेंशन है कि सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा मिलता है भूप्रवृत्ति पे, तो आप मारोगे ऑक्सीजन। बट अगर पूछेगा, ठीक है, कि सबसे ज्यादा मेटल कौन सा मिलता है, धातु कौन सा मिलता है भूप्रवृत्ति पे, तब मारोगे आप एल्यूमिनियम। और इसी एल्यूमिनियम का जो आपका आयसक है ये है आपका फेल्ड्सपर हो गया, कोरंडम होगा, क्रायोलाइट हो गया, ठीक है, ये सब हो गया, बॉक्साइट हो गया। समझ में आया? तो अगर पूछे कि सबसे ज्यादा भूप्रवृत्ति पे क्या पाया जाता है आपका तत्व में, एलिमेंट में, तो ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा मेटल कौन पाया जाता है, तो आपको याद रखना है एल्यूमिनियम। और यही क्वेश्चन अगर आपको चेंज कर दे कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट मिलता है, तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन, ठीक है, ये चीज आप याद रखना। अब यहाँ दिया हुआ है माइका, माइका से क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइका का यूज कहाँ किया जाता है, तो आपको याद रखना माइका का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है आपका इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में। कहाँ? इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है एज ए इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब जो इलेक्ट्रिक को पास नहीं करता उसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में। यहाँ है क्वार्ट्ज, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको पूछा जाता है कि क्वार्ट्ज का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है। तो क्वार्ट्ज जो बेसिकली होता है ये होता है आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये बहुत बार पूछा गया, सिलिका या क्वार्ट्ज लिखा हुआ आए, ठीक है, तो आपको याद रखना फॉर्मूला जो होता है उसमें सिलिकॉन होता है, उसमें ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है, इतना याद रखोगे। चलिए अब ये सब चीज प्लीज हमने वीडियो बना के रखा है, ट्रिक से देख लीजिएगा। बारामूला किस नदी के किनारे है, तो देखिए जो बारामूला जो है आपका बेसिकली ये झेलम नदी के किनारे, क्या आपका झेलम नदी के किनारे। पहला क्वेश्चन तो आपको याद रखोगे कि बारामूला झेलम नदी के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछा, मैंने आपको बताया था कि जो भारत का सबसे मीठे पानी का जो झील कौन सा है वो है उल्लर, उल्लर। और उल्लर में पानी कहाँ से आता है, तो मैंने आपको क्या बताया था, कहाँ से आता है, तो आपका ये झेलम नदी से ही आता है, मैंने आपको बताया था। एक क्वेश्चन और आपको पूछा जाता है कि झेलम नदी का जो ऋग्वैदिक काल में इसका नाम क्या था, तो आपको याद रखना है बितास्ता। क्या मैंने बोला था? बितास्ता, ठीक है, बितास्ता। तो याद रखना बितास्ता जो है क्या है आपका, इसका ऋग्वैदिक काल में इसका नाम था। उल्लर लेक जो पूरा एशिया और भारत का सबसे मीठे पानी का झील है, उसमें कहाँ से पानी आता है, तो झेलम से। और बारामूला जो आपका शहर वो किस नदी के किनारे है, तो आपका झेलम नदी के किनारे है। और झेलम नदी में बेसिकली आपका पानी कहाँ से आता है, तो याद रखना है तो एक है वेरीनाग झील है, ठीक है, वेरीनाग झील। तो वेरीनाग झील जो है कश्मीर में, वहीं से आपका आता है, मतलब ये जो झेलम नदी है कश्मीर में बेसिकली बहती है। तो इसमें जो पानी आता है कहाँ से आता है, कौन सा झील से आता है, तो आपको याद रखना है वेरीनाग झील से आता है। इतना चीज़ आप यहाँ से याद रखोगे। यहाँ सिंधु रिवर लिखा हुआ है, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि सिंधु ट्रीटी हुआ था, सिंधु समझौता हुआ था किसके बीच में, भारत और आपका पाकिस्तान के बीच। कब हुआ था वो? 1960 में हुआ था। इसमें क्या बताया गया था, तो आपका सिंधु रिवर, झेलम और आपका चेनाब, इन तीनों का जो पानी है वो कौन यूज करेगा, तो पाकिस्तान यूज करेगा। और रावी, व्यास और सतलज का जो पानी है वो कौन यूज करेगा, भारत यूज करेगा। तो याद रखिएगा 1960 में हुआ था, क्या हुआ था, सिंधु समझौता हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो सिंधु नदी, आप भारत का अगर नक्शा ऊपर वाला देखोगे, ठीक है, नक्शा देखोगे तो इस तरीके से सिंधु एंटर करती है, ठीक है, ये भी आपको पता है, बाहर से मानसरोवर लेक जो है वहां से ये निकलती है, ठीक है। तो इसके कौन से साइड में आपका लेह शहर बसा हुआ है, तो याद रखना इसके राइट हैंड साइड में इसका लेह शहर बसा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्लीज अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। गंगा के बारे में मैंने बता दिया। चिनाब याद रखिएगा, चिनाब जो है, चिनाब, ठीक है, ये भी आपका सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है। और याद रखिएगा ये कहाँ से निकलती है, तो बारालच्चा दरा, हिमाचल में आपने सुना होगा बारालच्चा, बारालच्चा जो दरा है वहां से आपका क्या निकलती है, तो चिनाब रिवर निकलती है, ठीक है। ये देखिए जंक का रासायनिक नाम क्या है, जंक मतलब आपका रस्ट, रस्ट, जंक मतलब रस्ट। तो सबसे पहले अगर इसका आप देखोगे कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसको लिखा जाता है फॉर्मूला अगर देखोगे तो Fe2O3
XH2O, ठीक है, यहाँ 3 है। तो ये देखोगे फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड और आपका जल योजित फेरिक ऑक्साइड, तो इसका क्या हो जाएगा, जल योजित फेरिक ऑक्साइड जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ एक समझो कि ये जो मैं फेरिक ऑक्साइड अगर मैं बोलूँ, ठीक है, देखो ये इंग्लिश में ही लिखा हुआ, ठीक है, इसलिए फेरिक ऑक्साइड। तो देखो एक होता है आपका फेरिक ऑक्साइड और एक होता है आपका फेरस ऑक्साइड, ठीक है। क्या होता है, क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड। हमने आपको एक चीज़ पढ़ाया अगर आपको याद हो, क्या, हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट। जो आपका आयरन का जो क्या होता है आपका दो अयस्क के बारे में आपको मैंने करवाया था, ठीक है। तो उसका जो होता है, देखिए सबसे पहले याद रखना कि जो रस्ट है, मतलब जो ये रस्ट है, मतलब जो आपका रस्ट जंग है, जंग का जो फॉर्मूला क्या होता है, तो Fe2O3XH2। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, क्योंकि अगर जंग लग जाता है, ठीक है, तो जंग अगर लग जाए तो आपका जो वजन है उस वस्तु का बढ़ेगा कि घटेगा। तो अगर ऑप्शन में इंक्रीज एंड देन डिक्रीज लिखा हुआ है, मतलब पहले बढ़ जाता है फिर घट जाता है, तो इसको आंसर मारोगे। और अगर ऑप्शन में इंक्रीज देन डिक्रीज नहीं लिखा हुआ है तो सिर्फ इंक्रीज पे मारोगे। याद रखना ये चीज़ें वो मैंने बताया, ठीक है। तो जंग लगने से क्या हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है और वेट बढ़ जाता है, आपको वजन उसका बढ़ जाता है। पर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखोगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखोगे तो क्या हो जाता है, ये घट जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ समझो कुछ कुछ जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले याद रखना कि जो आयरन है इसका क्या क्या अयस्क होता है, क्या क्या इसका और होता है। सबसे पहले याद रखोगे इसका हेमाटाइट, दूसरा याद रखोगे मैग्नेटाइट, तीसरा याद रखोगे सीडेराइट, ठीक है, सीडेराइट। तो देखो हेमाटाइट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका Fe2O3, ठीक है, और मैग्नेटाइट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका Fe3O4, और सीडेराइट का फॉर्मूला जरूरत नहीं। तो Fe2O3 हो गया हेमाटाइट, Fe3O4 हो गया मैग्नेटाइट, और यही हेमाटाइट में अगर आप XH2O लगा दोगे तो ये आपका जंग का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो हमारा ब्लड होता है उसमें कौन सा मेटल होता है, तो याद रखिएगा हमारे ब्लड में आयरन होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग हेमाग्लोबिन बोलते हैं, हेमाग्लोबिन, ठीक है। हमारे बॉडी में क्या है, हेमोग्लोबिन है, उसमें क्या है, ग्लोबिन, तो एक आयरन युक्त प्रोटीन होता है, तो उसमें क्या है आपका आयरन है हमारे ब्लड में, ठीक है, याद रहेगा। अगर आपको आयरन का कमी हो जाएगा तो आपको कौन सा बीमारी हो गया, डेट मीन्स आपको एनीमिया हो गया, मतलब आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन का कमी हो गया। हेमोग्लोबिन का कमी होना मतलब आयरन का कमी होना, मतलब आपको एनीमिया हो गया। उससे फिर क्या लोगे आप हरी सब्जी लोगे, जैसे कि आप क्या लोगे, पालक लोगे फिर, और विटामिन B12 लोगे। ये सब याद रखना, सब क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है, इतना चीज़ याद रहेगा। तो ये एटलीस्ट इतना आप बस यहाँ से याद कर लेंगे। अब देखिए ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस, ठीक है, सर्वाधिक जहरीली होती है। तो ये है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखिए जो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है, कब डेवलप होता है, जब भी, ठीक है, जब आपका कार्बन पूरी तरीके से ऑक्सीजन के प्रेजेंस है, मतलब जब कार्बन को आप जलाओगे और पूरी तरीके से उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तब क्या डेवलप होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड डेवलप होगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है कि आदमी का अंदर अगर ये चला जाए तो दम घुटने से क्या हो जाता है, उसका मौत हो जाता है। क्यों ऐसा, क्योंकि जो आपका ब्लड है, ब्लड यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगर दोनों का घुलने का क्षमता देखा जाए तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो घुलने का क्षमता होता है आपका ब्लड में, वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तीव्र गति से घुलता है कंपेयर टू आपका ऑक्सीजन। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें घुस जाता है, ऑक्सीजन है नहीं, और आपका क्या हो जाएगा, दम घुटने से डेथ हो जाएगा। तो आपको समझना है कि जो एफिनिटी होता है, जिसको एफिनिटी बोलते हैं, कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड को एफिनिटी है आपका ब्लड में घुलने का, ये बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन। ये लाइन याद रखना, ठीक है, और दम घुटने से आपका देहांत हो जाएगा। उसके बाद आपको याद रखना, यहाँ ऑटोमोबाइल का बात चला है तो आपको एक एंटी नॉकिंग पूछा जाता है कि एंटी नॉकिंग एजेंट क्या यूज। अब एंटी नॉकिंग क्या है सर आप बोलोगे, देखो तो जैसे कि हम लोग बाइक वाइक चलाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि कभी कभी वो स्टार्ट नहीं होता है, उसमें नॉक होता है, स्टार्ट होता है फिर बंद हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, एक चीज़ मिलाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट, जिसको हम लोग टेट्रा इथाइल लीड, TEL बोलते हैं, ठीक है।
टेट्रा इथाइल लीड, ये मिलाया जाता है। और ये क्या है, एक बहुत हानिकारक, क्योंकि जब धुआं के फॉर्म में निकलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो निकलता ही है और साथ में वो क्या छोड़ता है, लीड भी छोड़ता है, और ये हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है। तो याद रखिएगा, एंटी नॉकिंग सब्सटेंस कौन सा मिलाते हैं हम लोग, टेट्रा इथाइल लीड। इसीलिए धुआं में लीड भी होता है जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें Na2 और SO2 का, तो याद रखिएगा दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए ये जो NO2 है और SO2 है, तो आपका जो एसिड रेन होता है, एसिड रेन आपने सुना होगा, अम्ल वर्षा, वो क्यों होता है, तो इसी दोनों के कारण होता है। जब रेन होता है, बारिश होता है, उसमें क्या मिल जाएगा आपका, NO2 मिल जाएगा या SO2 मिल जाएगा। ठीक है, तब क्या होगा, आपका एसिड रेन होगा। और जब पानी में मिल जाता है NO2 और SO2, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट बोलते हैं। तो याद रखना, ये जो एसिड रेन है, एसिड रेन अगर लिखा हुआ है तो ये द्वितीयक प्रदूषक होता है, मतलब सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, और याद रखना N2O जो होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लोग लफिंग गैस भी बोलते हैं, ठीक है, और जिसको एनेस्थीसिया के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैस है। बट SO2 जो है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अच्छे से याद कर लो, ये दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का बात करें तो आप सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग कार्बोनिक एसिड बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। देखो अब इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसको हमने बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाया पूरा का पूरा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से श्योर है, जितने भी खदान हैं, मिनरल्स हैं, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, कोयला हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो कोरबा जो है, कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो सबसे पहले अगर हम लोग कोयला का ही बात कर लेते हैं। ठीक है, कोयला का देखिए, कोयला, तो देखिए अगर हम लोग कोयला का बात करें तो 4 तरीके का कोयला, आपने पढ़ा होगा एंथ्रासाइट। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा होगा लिग्नाइट पढ़ा होगा। ठीक है, उसके बाद आपने पीट पढ़ा होगा, और एक और क्या होता है, चलो आगे याद आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पूछा था कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, तो वो होता है आपका एंथ्रासाइट। ठीक है, एक होता है बिटामुनस। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या क्या बनता है। सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, एंथ्रासाइट, जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन होगा वो उतना अच्छा क्या होगा, आपका कोयला होगा। तो सबसे ज़्यादा जो कार्बन पाया जाता है वो पाया जाता है आपका एंथ्रासाइट में। तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला है। सबसे खराब कोयला कौन सा है, तो पीट क्या है, सबसे खराब कोयला होता है, इसमें सबसे कम कार्बन पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा भारत में किस तरीके का कोयला पाया जाता है इंडिया में, तो बिटामुनस पाया जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूरा कोयला, ब्राउन कोयला किसको बोला जाता है, तो वो आपको याद रखना है लिग्नाइट। इतना क्वेश्चन ये क्लियर हुआ। अब आइए, अब हम कुछ खदान का बात करते हैं। सबसे पहले अगर कोयला का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कोयला, तो सबसे पहले आप याद रखोगे जो कोयला जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है वो कौन करता है, आपका छत्तीसगढ़ करता है। रिजर्व इसके किसके पास सबसे ज़्यादा है, झारखंड के पास। पर जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन ही आपको पूछा जाता है, तो वो करता है आपका कौन, वो करता है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, सबसे पहले अगर हम लोग कोयला का बात करें तो कुछ खदान का नाम याद करना है, सिंपल, जैसे कि कोरबा दिया हुआ है। कोरबा कहाँ है, आपका छत्तीसगढ़ में। तो इसी तरीके से आपको पूछा जाएगा कि झरिया जो है, झरिया कोयल फील्ड, ये कहाँ है, तो आपको याद रखना है झारखंड में। जो एग्जाम में पूछे गए मैं छाट के एकदम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और इसका वीडियो आप देख लेना। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कोरबा तो मैंने अभी आपको बता दिया, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उसके बाद आपको पूछा जाएगा रानीगंज। अब ये रानीगंज बहुत इंपॉर्टेंट है। रानीगंज जो था, रानीगंज कोयला फील्ड आप बोलो या माइन बोलो, ठीक है, ये जो था आपका वेस्ट बंगाल में। और ये सबसे ओल्डेस्ट, मतलब सबसे पुराना अगर कोयल फील्ड है तो वो है आपका रानीगंज। वो कहाँ है, आपका वेस्ट बंगाल में। झारिया कहाँ है, झरिया तो आपका झारखंड में। कोरबा कहाँ है, तो आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब 2 नाम यहाँ और याद करोगे, बाकी तो आप पढ़ोगे जाके वीडियो जो बनाया गया है। एक होता है सिंगरानी और एक होता है आपका सिंगरौली। मैंने क्या बोला, सिंगरानी। ठीक है, सिंगरानी, तो सिंगरानी जो है आपका, ये कहाँ है, आपका तेलंगाना में है। ठीक है, और वहीं अगर मैं सिंगरौली बोलूँ, ठीक है, क्या मैं बोलूँ, सिंगरौली बोलूँ, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। तो आपको ये नाम याद रखना है। ठीक है, कोरबा हो गया, बेलाडीला हो गया, ये कहाँ है आपका, कोरबा और बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है। आपका झरिया कहाँ है, झरिया और धनबाद कहाँ है, तो आपका झारखंड में है।
रानीगंज कहाँ है, तो आपका वेस्ट बंगाल में है। सिंगरानी कहाँ है, तो तेलंगाना में है। और सिंगरौली कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में। ये सब क्या था, तो ये सब जो है आपका कोयला का फील्ड है, ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है लो एसक, कि लो एसक दैट मीन्स आयरन ओर का जो माइंस है या जहाँ प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो आयरन ओर में जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है वो है आपका उड़ीसा। उड़ीसा सबसे ऊपर है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ कुछ कुछ नाम आपको याद रखना है। जैसे उड़ीसा का आप नाम याद रखोगे 3, बादाम पहाड़, मैंने क्या बोला, बादाम पहाड़, ठीक है। और दूसरा नाम आप याद रखोगे मयूरभंज, मयूरभंज आपने सुना भी होगा, ठीक है, मयूरभंज, ठीक है। और नेक्स्ट आप याद रखोगे क्योंझर, क्योंझर, ठीक है। तो आपको याद रखना है बादाम पहाड़, मयूरभंज, क्योंझर, ये सब क्या है, तो ये आपका लो एसक फील्ड है, ठीक है। ये कहाँ है, तो ये आपका उड़ीसा में है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कुदेरमुख, कुदेरमुख ये भी आपको यहाँ से भी आयरन और मतलब प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ है आपका, ठीक है, तो ये है आपका कर्नाटका। ये सब समझ लो एक जगह होता है। देखो जो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ ना आयरन ओर में, समझ लो यहाँ से आयरन ओर जो है रॉ मटेरियल यहाँ मिलता है, ठीक है। तो आयरन ओर आपका बादाम पहाड़, मयूरभंज, क्योंझर आपको याद रखना है उड़ीसा। कुदेरमुख याद रखना है आपको, ठीक है। कुदेरमुख आपको याद रखना है कर्नाटका। और कर्नाटका का आपको पता है हट्टी, हट्टी फील्ड किस लिए फेमस है वहाँ, हट्टी तो गोल्ड के लिए, सब करवाया हुआ है, ठीक है। और एक आपको याद रखना है बेलाडीला, बेलाडीला मैंने अभी समझाया था, बेलाडीला, बेलाडीला कहाँ है, ये भी आयरन ओर के लिए फेमस है और ये आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो इतना आप याद रखना, ये हो गया कोल, ये हो गया आपका आयरन, आयरन ओर, ठीक है। अब कुछ चीज़ मैं और आपको बता रहा हूँ, जैसे कि एक पूछा जाता है कॉपर, तांबा का। तो तांबा में आपको 2 स्टेट आपको याद रखना है, एक है आपका क्या, मध्य प्रदेश, और एक याद रखोगे आप राजस्थान। तो यहाँ जो खान है, ठीक है, मध्य प्रदेश का आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में क्या है, मलाजगंड। तो मलाजगंड वाला जो एरिया है, ठीक है, मलाज पेन भी, ठीक है, ये जो मलाजगंड वाला जो एरिया है, मलाजगंड, ठीक है, तो मलाजगंड जो एरिया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बालाघाट याद रखना है, बालाघाट, तो याद रखना है मलाजगंज और बालाघाट, ठीक है, मलाजगंज और बालाघाट मध्य प्रदेश में। और याद रखिएगा खेतरी और झुंझुनू, खेतरी और झुंझुनू, झुंझुनू, तो याद रखिएगा मलाजगंज और बालाघाट आपको याद रखना है आपको कॉपर के लिए, ठीक है, तांबा के लिए मध्य प्रदेश। और आपको खेतरी और झुंझुनू याद रखना है आपका राजस्थान, अच्छे से याद रहेगा। अब 2-3 चीज़ और कर लो, जैसे कि आपका उड़ीसा जो है, ठीक है, उड़ीसा यहाँ बॉक्साइट के लिए सबसे ज़्यादा ये बॉक्साइट प्रोड्यूस करता है, प्लस आपका जो आपका क्रोमाइट है, क्रोमाइट, बॉक्साइट एंड क्रोमाइट भी सबसे ज़्यादा कौन करता है, आपका उड़ीसा करता है। क्वेश्चन पूछा गया था कोरापुट, कोरापुट, तो कोरापुट जो है, ठीक है, कोरापुट, ये मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, ये मत सोचना कि मैं पढ़ा रहा हूँ, जितने इंपॉर्टेंट है बस रिवीजन करवा दे रहा हूँ, जल्दी आप फास्ट करके देख लेना। तो कोरापुट जो है ये किस चीज़ के लिए फेमस है, तो बॉक्साइट के लिए फेमस है। कोरापुट कहाँ है, आपका उड़ीसा है। तो उड़ीसा बॉक्साइट और क्रोमाइट में भी आगे है। सबसे ज़्यादा थोरियम, ये बीपीएससी में पूछा गया था, सबसे ज़्यादा थोरियम कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है, तो आपको याद रखना है केरला, केरला सबसे ज़्यादा थोरियम इसके पास रिजर्व है थोरियम का, और प्रोड्यूस भी यही करेगा, ठीक है। और याद रखिएगा यूरेनियम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है, तो ये आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। एक यूरेनियम का खान है जिसको हम लोग बोलते हैं जादूगोड़ा, जादूगोड़ा, तो ये जादूगोड़ा जो खान है ये कहाँ है, तो आपको याद रखना है झारखंड में, ठीक है। इतना कम से कम यहाँ से आप लोग याद रखोगे। अब यहाँ आ जाए कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, आपको बताना है। 1 मिनट रुकिएगा, पानी पी लेता हूँ। देखिए इस टाइप को मैंने आपको केमिस्ट्री जब मैं बता रहा था कि फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है, रासायनिक फॉर्मूला आपको याद करना है। यहाँ है बेकिंग सोडा, देखिए तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, यहाँ ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जो बेकिंग सोडा होता है, ठीक है, जो बेकिंग सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और याद रखिएगा बेकिंग सोडा बनाने के लिए कौन सा एसिड यूज़ करते हैं, तो टार्टरिक एसिड यूज़ करते हैं, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि बेकिंग सोडा बनाने के लिए कौन सा एसिड, तो टार्टरिक एसिड। तो ये हो गया आपका बेकिंग सोडा।
और याद रखिएगा बेकिंग सोडा का यूज़ कहाँ करते हैं, एक तो केक वेक बनाने में यूज़ करते हैं, और दूसरा इसका फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब पता है, अग्निशामक, मतलब अग्नि को बुझाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया बेकिंग सोडा। एक होता है आपका वॉशिंग सोडा। क्या होता है? वॉशिंग सोडा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट, ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये है सोडियम कार्बोनेट 10H2O। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट 10H2O। अब जल्दी से आइए, कुछ इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको बताता हूँ, अब जल्दी जल्दी आपको दिमाग में रिवाइज करना है। ठीक है, समझ में आया? देखिए, तो सबसे पहले आपको याद करना है, एक दो चीज़ और बताना था मेरे को पीछे में इसमें, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ये बताइए, ऑटोमोबाइल मतलब दो चीज़ याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ दो तीन चीज़ मैं बता रहा हूँ। जब भी आप कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ CO प्लस H2 बनाओगे तो ये आपका बनाएगा वाटर गैस। ठीक है, क्या बनाएगा? वाटर गैस। ठीक है, और यही अगर आप CO प्लस N2 लिखोगे तो ये बनाएगा आपका प्रोड्यूसर गैस। तो ये दो चीज़ आप याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर हाइड्रोजन को मिक्स करेंगे तो वाटर गैस बनाएगा। ठीक है, H4 वाटर याद रखना कि H2O लिखते हैं ना। उसके बाद CO प्लस N2, N मतलब निर्माण करना, निर्माण मतलब प्रोड्यूस करना, तो प्रोड्यूसर गैस। तो CO प्लस H2 वाटर गैस, CO प्लस N2 प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कि कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी जल्दी आप लोग बताओगे। कॉस्टिक सोडा, तो ये क्या होता है आपका? सोडियम, क्या होता है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH। ठीक है, कॉस्टिक सोडा। और वही अगर मैं बोलूँ कि आपका पोटास सोडा, ठीक है, कॉस्टिक पोटास, पोटास सोडा बोल रहा हूँ। सबसे पहले होता है आपका कॉस्टिक सोडा, तो कॉस्टिक सोडा बोलेगा तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, वही अगर बोलेगा कॉस्टिक पोटास, कॉस्टिक पोटास क्या होता है? आपका पोटासियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये दो चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरा चीज़, जो अगर हमको हार्ड सॉप बनाना होगा, मैंने अभी पढ़ाया था, तो हार्ड सॉप में अगर हम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को, ये सिंपल पूछा जाएगा कि जो हम लोग जो सोप बनाते हैं, साबुन बनाते हैं, उसमें क्या यूज़ किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ किया जाता है, या अलग फॉर्म में बोलेगा कॉस्टिक सोडा या कॉस्टिक पोटास यूज़ किया जाता है। जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे तो ये हार्ड सोप बनेगा। क्या बनेगा? हार्ड सोप। और जब पोटासियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे तो ये सॉफ्ट सोप बनेगा। क्या बनेगा? सॉफ्ट सोप बनेगा। ठीक है, समझ में आया? तो हार्ड सोप ये हो गया, सॉफ्ट सोप हो गया। तो ये हो गया कॉस्टिक सोडा, ये हो गया आपका कॉस्टिक पोटास। समझ में आया इतना? उसके बाद अब मैं आगे जो बोलने जा रहा हूँ ध्यान से समझते हुए चलिएगा। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। उसके बाद अगर मैं बोलूँ लाइम वाटर, लाइम वाटर, या मैं बोलूँ सिलेक्ट लाइम या बुझा हुआ चूना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? लाइम वाटर, सिलेक्ट लाइम या बुझा हुआ चूना। तो आपको याद रखना है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, एकदम जड़ तक बता दे रहा हूँ। तो लाइम वाटर, सिलेक्ट लाइम, कुछ भी बोले तो आपको याद रखना है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको बोले क्विक लाइम, ये है आपका सिलेक्ट लाइम और ये है आपका लाइम वाटर, बट यहाँ क्विक लाइम आ जाए, जगा हुआ चूना, ये तो बुझा हुआ चूना था, क्विक लाइम आ जाए तो इसको क्या लिखोगे? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ याद रखना, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आपको बोले कि लाइम स्टोन, क्या मैंने बोला? लाइम स्टोन या चौक या मार्बल या कोरल, कोरल आपने सुना है ना, कोरल भित्ति जो होती है, ठीक है, कोरल भित्ति, तो कोरल या आपको बोले कोरल। ठीक है, तो ये सब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। लाइम बोले, लाइम स्टोन, ये लाइम स्टोन है। ठीक है, लाइम स्टोन बोले, चौक बोले, मार्बल बोले या कोरल, परवाल भित्ति जिसको बोलते हो, तो उसको क्या बोला जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है। याद रखिएगा, ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कुछ और इसमें हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, आज जो करेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक में ये सब चीज़ हम डिस्कस नहीं करेंगे, मतलब अगर क्वेश्चन इस टाइप का हमें मिलेगा तो। देखिए, उसके बाद आपको याद रखना है, क्या याद रखना है आपको? कि जो लूनर कॉस्टिक, आपने एक पढ़ा क्या? पोटास, कॉस्टिक पोटास पढ़ा। ठीक है, उसके बाद कॉस्टिक सोडा पढ़ा। एक होता है आपका लूनर कॉस्टिक, लूनर कॉस्टिक, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है आपका सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। याद रखिएगा ये चीज़। ठीक है,
अगर आपको मैं पूछूं कि जो हमारा जो हाथ में, ठीक है, जो हमारा हाथ में जो आपका वोट जो लगाते हो तो इंक लगाते हो तो उसमें कौन सा लगाता है, तो उसमें लगाता है आपका सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट यही लगाता है, जिसको हम लोग लूनर कॉस्टिक बोलते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से ये क्या हो गया, सिल्वर नाइट्रेट। इसी तरीके से आपका आ जाएगा AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ कहाँ करते हैं, तो ये फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। तो सिंपल पूछा जाएगा फोटोग्राफी में क्या यूज़ करते हैं, तो सिल्वर ब्रोमाइड। और वही हमें अगर कृत्रिम वर्षा करवाना है, आर्टिफिशियल रेन करवाना है, तो उसमें क्या यूज़ करते हैं, AgI। क्या यूज़ करते हैं, AgI, डेट मीन सिल्वर आयोडाइड यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सब याद रहेगा, तो ये सब चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी द्वारा बनाई गई एक, सिंपल है, मेंडर, जलोढ़ पंख, पोर्ट होल्स एंड मोरेंस, ठीक है। तो इसमें से कौन सा है, ठीक है, जिसको जब नदी बहा के लाती है, ठीक है, नदी बहा के लाती है, मट्टी बहा के लाती है, ठीक है, और वो एक जगह जमा कर देती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिपोजिशन लैंड फॉर्म, उस लैंड जो ये फॉर्म होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है जलोढ़ पंख। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। देखिए इसमें 2-3 तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला, ठीक है, हिम, हिम मतलब ग्लेशियर, ठीक है, ग्लेशियर का अगर निक्षेपण होगा, ग्लेशियर मतलब मान लीजिए टूटेगा या कुछ होगा, वो टूट के एक जगह से दूसरी जगह अगर जमा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोरेंस। ऐसे भी ग्लेशियर अगर टूटेगा तो लोग मरेंगे, ठीक है। तो जो ग्लेशियर का जो निक्षेपण होता है, ग्लेशियर जो टूट के, ठीक है, नीचे की तरफ गिरेगी और जो जमा होगा उसको हम लोग बोलेंगे मोरेंस, ठीक है। और मान लीजिए कि जो पहाड़ है, पहाड़ से जब नदी आती है, आप देखते हो जो डेल्टा फॉर्म किया जाता है नदी के द्वारा, तो जब नदी जब आती है, ठीक है, तो बहुत सारा क्या होता है, मिट्टी कंकर ये सब लेके आती है, ठीक है। तो जब वो पहाड़ी इलाका में होती है तब तो वो बहुत स्पीड चलती है, पर जब वो मैदानी इलाका में आता है तो धीमा पड़ जाती है और मिट्टियों को क्या कर देती है, जमा कर देती है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका क्या, जलोढ़ पंख बोला जाता है, ठीक है। और एक होता है आपका मिएंडर। मिएंडर क्या होता है कि जब प्लेन एरिया में, प्लेन मान लीजिए ये प्लेन एरिया में, ठीक है, ये प्लेन एरिया में, ठीक है, नदी ऐसे ऐसे चल रही, तो नदी का तो बहाव बहुत कम होगा, उतना तो स्पीड होगा नहीं कि नदी ये आपका मट्टी को काट के ले जाएगा, मट्टी यहाँ भरा हुआ है। तो ये जो नदी जो है अपना क्या होता है, रास्ता चेंज कर लेती, इस तरीके से रास्ता क्या होता है, इस तरीके से चेंज कर लेती, और इस चीज़ को बोला जाता है आपका मिएंडर, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसका एक एग्जांपल देखो, तो कोसी जब निकलती है, ठीक है, तो पहाड़ से निकलती है नेपाल में, तो वो बहुत सारा मट्टी लेके आती है और क्या कर देती है, वो जमा कर देगी, ठीक है। तो उस फॉर्म को हम लोग बोलेंगे जलोढ़ पंख। बट जब कोसी बिहार में आ जाएगी और लैंड वाले एरिया में, अब जब मतलब बिहार में आने के बाद तो लैंड वाला एरिया में आ गया मान लीजिए, ठीक है, पटना उटना में, तो मान लो अगर यहाँ से ये चलना शुरू करती है, तो अगर बड़ा बड़ा आगे जाके अगर मट्टी का कोई उसको मतलब लैंड फॉर्म मिलता भी है जो जमा है पहले से, तो उसको वो काटेगी नहीं, उसको साइड से ये इस तरीके से निकल जाएगी अपना जगह बदलते हुए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिर से क्या बोलेंगे, तो मिएंडर बोलेंगे, ठीक है, समझ लेंगे। और एक क्या होता है मोरेंस, जो कि ग्लेशियर से रिलेटेड है, ठीक है, हिम से रिलेटेड। कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, मैंने अभी बताया था कोरापुट, थोड़ा सा दिमाग में जोड़ डालो, कोरापुट किसके लिए, बॉक्साइट के लिए। और ये कहाँ है, तो आपका उड़ीसा में है। अब्रक के बारे में, लोहेसक के बारे में, कॉपर के बारे में, सब के बारे में बता दिया। कॉपर पहला ऐसा धातु था जो मनुष्य ने यूज किया था। पश्चिमी विक्षोभ, अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से हमेशा पूछ, देखिए हमने इसको बहुत ही डिटेल में आपको करवाया। मॉनसून वाला जो टॉपिक है आप प्लीज एक बार जाके देखिएगा, ठीक है, मॉनसून वाला। देखिए तो ये पश्चिमी विक्षोभ, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इससे 2-3 क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, ठीक है, अब इसको समझ लेना। देखो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ठीक है, देखो तो पश्चिमी विक्षोभ जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करती है, तो एक होता है आपका कैस्पियन सागर और एक होता है आपका गल्फ ऑफ पर्सियन। अब मैं अभी आपको यहाँ समझाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए, इसको मैं मैप से बता दूंगा क्योंकि जो ज्योग्राफी के उसको हम लोग मैप से ही करेंगे ना थोड़ा। देखिए तो सबसे पहले, सॉरी ये थोड़ा बड़ा हो गया, देखिए तो आपका देखिए पश्चिमी विक्षोभ जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं, भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है, तो एक तो हो जाएगा उत्तर में करता है ये कैस्पियन सी से, और नीचे करेगा आपका गल्फ ऑफ पर्सिया से, गल्फ ऑफ पर्सिया से। तो ये 2 चीज़ याद रखना है कि जो पश्चिमी विक्षोभ जो होता है वो कहाँ से अपना नमी ग्रहण करता है, तो कैस्पियन सागर से और गल्फ ऑफ पर्सियन से। अब ध्यान से समझो, जब मैं बोलता हूँ आपको क्या बोलता हूँ, पश्चिमी विक्षोभ, तो पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बेसिकली है क्या, देखिए
दो तीन चीज आपको समझ के रखना है। सबसे पहला पॉइंट आपको पूछा जाता है कि जो पश्चिमी विक्षोभ है, ठीक है, बेसिकली ये बनता कहाँ है। तो पहला तो आप ये समझ लो कि जो पश्चिमी विक्षोभ मतलब होता है ये एक तूफान है, और ये बनता कहाँ है, तो ये बनता है आपका मेडिटेरियन सी के ईस्ट वाले पार्क में, ईस्ट वाले पार्ट में। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला कि जो पश्चिमी विक्षोभ है या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये बनता कहाँ है, ये तूफान कहाँ बनता है, तो आपको यह याद रखना है, ये है आपका इस वाले एरिया में, मेडिटेरियन सी के जो ईस्ट वाले पार्ट में होता है, ठीक है, यहाँ बनता है। यहाँ बनने के बाद क्या होता है, ये क्या करता है आपका एशिया के तरफ बढ़ता है, एशिया के तरफ बढ़ता है। और जब ये बढ़ता है, ठीक है, तो ये अपना नमी कहाँ से प्राप्त करता है, दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कहाँ बनता है, तो मेडिटेरियन सी के ईस्ट वाले भाग में बनता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, जब ये आगे बढ़ता है, जब ये आगे बढ़ेगा तो ये अपना नमी कहाँ से ग्रहण करता है, एक तो आपका कैस्पियन सी से करता है, दूसरा आपका पर्सियन गल्फ से करता है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, जब ये भारत में आता है, ठीक है, भारत कहाँ आपको दिख रहा है, भारत, भारत हमारा प्यारा भारत, ये वाला, ये वाला, ये वाला जो एरिया है इसका, यहाँ वाला उत्तर भारत, जैसे कि आपका उत्तर भारत में हो गया आपका पंजाब हो गया, और आपका जो आपका हरियाणा हो गया, ठीक है। तो फिर से ये क्या करता है, इधर बढ़ता है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठंडे मौसम में जो हमारा उत्तर भारत है, जैसे कि पंजाब हो गया, वहाँ जो बारिश होता है वो किसके कारण होता है, तो वो भी आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होता है। तो पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये, और तीसरा क्वेश्चन जो ठंडे महीने में जो बारिश होती है हमारा उत्तर भारत में, वो क्यों होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो रबी क्रॉप होता है, रबी, और ये जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो होता है बारिश, जो ठंडे मौसम में ये जो हमारा रबी क्रॉप होता है, जैसे कि व्हीट हो गया, उसके लिए बहुत लाभदायक होता है। तो ये तीनों से क्वेश्चंस पूछे गए, तो कुछ भी आपको पूछे तो अब आपको समझ में रहेगा, ठीक है। अब हम लोग, अगर हम लोग भारत का बात करें, ठीक है, हम लोग का ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, नीचे वाला पेनिनसुलर वाला मैंने अभी ड्रॉ किया। तो एक तो आप समझ गए कि यहाँ से पश्चिमी विक्षोभ से यहाँ बारिश होता है। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो मानसून होता है, इसको मैंने बहुत अच्छे से समझा है एकदम, कि याद रखना कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स के बारे में मैंने बताया था। कोरियोलिस फोर्स किससे रिलेटेड है, तो ये बारिश से है, किस तरीके से बारिश होता है, कोरियोलिस फोर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, प्लीज जाके देखना मानसून वाला वीडियो। देखो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा जो बारिश होता है भारत में, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा जो भारत में बारिश होता है वो किस कारण होता है, तो आपको याद रखना है साउथ वेस्ट मानसून के कारण, मतलब दक्षिण ये साउथ और ये वेस्ट, ठीक है, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसको, तो साउथ वेस्ट मानसून के कारण होता है, मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण क्या होता है, भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो मानसून आता है दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है, सबसे पहले ये कहाँ हिट करता है, तो जून का सेकेंड वीक में हिट करता है, और सबसे पहले ये केरल को हिट करता है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। तीसरा चीज आपको याद रखना है, ठीक है, कि जब ये दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो इस समय में क्या होता है कि आपका जो ये तमिलनाडु वाला एरिया है, इधर वाला एरिया है, इसमें बारिश नहीं होता है। ये गर्मी का मौसम वाला मैं बात कर रहा हूँ, इधर बारिश नहीं होता है, इस साइड बारिश होता है, इस साइड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं शैडो एरिया। शैडो एरिया का मतलब मैंने आपको समझाया था कि यहाँ क्या है, पहाड़ है, पहाड़, ये बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़, जिसके कारण से जो बादल होते हैं इसको इधर क्रॉस नहीं कर पाता है, जिसको बोलते हैं शैडो एरिया। चौथा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था जो पूछा जाता है, तो ठीक है, ठंडे मौसम में बारिश तो आपको यहाँ जो होता है ये उत्तर भारत में ये होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, बट जो आपका तमिलनाडु वाला पार्ट है यहाँ भी ठंडे मौसम में बारिश होता है। यहाँ क्यों होता है, तो ये याद रखना है आपको, ये लौटती हुई ये जो मौसम है, ठीक है, ये जो फिर से आपका सितंबर नवंबर वाला जो मंथ होगा, ठीक है, नवंबर वाला, तो फिर से ये क्या होगा, फिर से ये वापस आएगा। ये गर्मी में केरला को हिट किया, ये पूरे भारत को कवर करके फिर से ठंड के मौसम में ये वापस आएगा। ये क्यों होता है, मैंने आपको समझाया था, टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर वाला कंसेप्ट। तो फिर से ये आता है, तो पूछा जाता है कि जो ठंड महीना में जो तमिलनाडु में जो बारिश होती है वो क्यों होती है, तो लौटती हुई मौसम के कारण, या इसको बोला जाता है इंग्लिश में रिट्रीटिंग मौसम, रिट्रीटिंग मॉनसून, रिट्रीटिंग मॉनसून, या आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो, ये इधर और इधर से आता है, तो इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के कारण होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना, क्या क्या मैंने बताया पूरा सा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। मॉनसून वाला चीज़ मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया कि बारिश कैसे कैसे होता है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन ना हमेशा पूछा जाता है, हर मतलब जितना भी दरोगा का एग्जाम में एक नई क्वेश्चन रहता ही है। देखिए जो हमारा अध ऐतिहासिक काल था, ठीक है, अध ऐतिहासिक काल मतलब वो काल, ठीक है, जिसमें आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है, बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ, ये सब ज़्यादा नहीं जाएंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन, ठीक है। तो
जो आपका अर्ध ऐतिहासिक काल से पहले क्या था, आपका पाषाण काल मतलब स्टोन एज। तो जो स्टोन एज वाले जो एरिया थे, कहाँ कहाँ स्टोन एज का जो साक्ष्य मिला है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आपका सादिकपुर सिनोली, ठीक है, जो सादिकपुर सिनोली है ये बेसिकली कहाँ है, ये वाला साइट, तो आपका उत्तर प्रदेश में। इसी तरीके से पूछा जाता है कि बुर्ज होम, बुर्ज होम, बुर्ज होम कहाँ है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोग गर्त आवास बना के, मतलब मिट्टी का आवास बना के लोग रहते थे, कहाँ रहते थे, तो आपके जम्मू एंड कश्मीर में ही रहते थे। ये भी चीज़, गर्त आवास का जो साक्ष्य मिला है कहाँ से मिला है, तो वो आपका जम्मू कश्मीर से मिला है। बुर्ज होम जो है ये कहाँ है, तो आपका जम्मू एंड कश्मीर में। ये सब क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। देखिए अब कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूँ, बाकी तो हमने आपको वीडियो बना के दे रखा है। सबसे पहले अगर आपको पूछा जाए, ठीक है, कि जो आग का आविष्कार हुआ तो कब हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए, ठीक है, कि कृषि का आविष्कार, ठीक है, आविष्कार तो नहीं बोल सकते, कृषि करना, ठीक है, और चक्के का जो आविष्कार हुआ था ये कहाँ कब हुआ था, तो ये नव पाषाण काल में हुआ था, ठीक है, नव पाषाण काल में होता। और याद रखिएगा कृषि और चक्का, चक्का जो गाड़ी का चक्का वाला, बैल वाला, ठीक है। और अगर आपको पूछे कि जो पालतू होते हैं, पालतू जानवर मतलब जानवरों का पालन पोषण कब स्टार्ट किया गया था, तो मध्य पाषाण काल। और सबसे पहले जानवर कौन सा पालतू बनाया गया था, तो कुत्ता बनाया गया था। और ये जो साइट है ना, मैंने इसको बहुत अच्छे से करा है कि यूपी में कौन सा साइट मिला है, ठीक है, नवपाषाण काल का, ठीक है, बिहार का जो चिरांत आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सब प्लीज़ आप अच्छे से जाके देखोगे जो मैंने वीडियो बनाया है, फिर कभी वीडियो में वो भी रिवाइज करवा दूंगा। देखो जठर रस, 46 मिनट हो गया। जठर रस का पीएच क्या होता है, तो मैंने जठर रस मैंने आपको करवाया था, पूरा का पूरा जाके देख लीजिए इससे पहले वाला वीडियो, उसमें मैंने आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बताया कि कहाँ क्या क्या पचता है, ठीक है। अब इसमें वो बात करेंगे जो मैंने वहाँ नहीं बताया। देखिए जो जठर रस है, देखो जो हमारा जो अमाशय होता है, जो हमारा पेट जो होता है, तो पेट का जो ग्रंथि होता है, पेट का जो क्या होता है, ग्रंथि लगा होता है, पेट के वाल पे ग्रंथि लगा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जठर ग्रंथि या गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो ये जो जठर ग्रंथि होता है या गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये जो रिलीज करता है तीन चीज। सबसे पहले आपको याद रखना है क्या करता है, HCl। तो पेट में कौन सा एसिड बनता है, HCl, जिसको हम लोग HCl को और कौन सा नाम से जानते हैं, तो म्यूरेटिक एसिड के नाम से, क्या, म्यूरेटिक एसिड के नाम से जानते हैं, HCl बनाता है। उसके बाद से पेप्सिन बनाता है ये जठर ग्रंथि जो है, ठीक है। देखो ये जो जठर ग्रंथि होता है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसमें एक सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक कोशिका, ठीक है। तो वही ऑक्जेंटिक कोशिका जो है HCl भी बनाती है, पेप्सिन भी बनाती है। पेप्सिन क्या करेगा, ये एंजाइम है जो आपका प्रोटीन पाचन कराएगा। और यही जो आपका ऑक्जेंटिक सेल है एक और आपका बनाता है, ठीक है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका क्या बोलते हैं, कैसीन, क्या बोलते हैं, सॉरी रेनिन, ठीक है, रेनिन। तो देखो HCl बनाता है, पेप्सिन बनाता है और रेनिन बनाता है। तो रेनिन का काम क्या है, तो ये कैसीन को पचाएगा। कैसीन क्या होता है, तो दूध में जो प्रोटीन मिलता है उसको ये रेनिन पचाएगा। पेप्सिन ये नॉर्मली सब प्रोटीन, जितने भी अलग प्रोटीन होंगे उसको पाचन करेगा। और HCl तो आपको पता ही है, HCl जो है पेप्सिन को एक्टिव करने में काम आता है, ठीक है। और HCl याद रखना, इसको म्यूरेटिक एसिड भी बोलते हैं। और ये जो गैस्ट्रिक जूस जो है, जो आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये गैस्ट्रिक जूस बनाएगा जिसमें कि ये सब मिलेगा। तो गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच होगा वो कितना होगा, तो 1.5 से लेके 2.5 के बीच में होता है। एग्जाम में 2 दिया हुआ है तो आप 2 मारोगे, ठीक है। इसी समझ में है, प्लीज़ इसको जाके देख लीजिएगा, इससे पहले वाला वीडियो मैंने पूरा अच्छे से समझाया था। अब देखिए व्हाइट फॉस्फोरस का यहाँ बात किया गया है, ठीक है, कि व्हाइट फॉस्फोरस का आकार होता है, ठीक है। तो देखिए जो व्हाइट फॉस्फोरस है जिसको हम लोग लिखते हैं, इसका सूत्र क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो व्हाइट फॉस्फोरस का जो सूत्र होता है ये होता है आपका P4, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो इसका स्ट्रक्चर होता है ये होता है चतुष्फलकीय, मतलब टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन याद रखिएगा, जैसे कि आपको हमेशा आपने सुना होगा कि सोडियम एंड पोटासियम जो होता है इसको क्या में रखा जाता है, तो किरासन में रखा जाता है। उसी तरीके से पूछा जाता है कि सफ़ेद फॉस्फोरस जो होता है इसको क्या में रखा जाता है, तो इसको वाटर में रखा जाता है, पानी में रखा जाता है। अगर इसको हाँ पानी में रखा जाता है, क्योंकि अगर इसको पानी में नहीं रखेंगे और हवा में रखेंगे तो ये तुरंत जल जाएगा, कंबसन हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रात को जो है व्हाइट फॉस्फोरस चमकता है, अगर इसको छोड़ दोगे हवा में, क्यों, क्योंकि ये कंबसन हो जाता है। वर्ड ये याद रखना, कंबसन हो जाता है मतलब ये जल जाता है, तो इसीलिए इसको कंबसन हो जाता है। कंबसन मतलब जल जाता है,
इंग्लिश में इसको कंबजन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो इसका प्रॉपर्टी है ना, ये मतलब रात को चमकने का, जलने का, कंबजन का, इसको एक इंग्लिश में वर्ड भी दिया गया था, ठीक है, जिसको बोला जाता है फोस्फोरोसेंस बोला जाता है, और इसको हिंदी में बोला जाता है स्कुरदीप्त, ठीक है, स्कुरदीप्त। दीप्त मतलब जलना, इससे कर सकता हूँ। फोस्फोरोसेंस मतलब ये क्या होता है, फोस्फोरोसेंस मतलब जलना ही है, ठीक है। तो फोस्फोरोसेंस का प्रॉपर्टी या आपका स्कुरदीप्त का प्रॉपर्टी जो है ये शो करता है। एक क्वेश्चन इससे और याद रखना, ठीक है। रेड फोस्फोरस, ये तो व्हाइट फोस्फोरस है, एक होता है आपका रेड फोस्फोरस। तो रेड फोस्फोरस का कहाँ यूज किया जाता है, तो मैच बॉक्स जो होता है, मैच बॉक्स होता है ना, माचिस, उसके इंडस्ट्री, उसको बनाने के लिए रेड फॉस्फोरस जो है यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें आप इतना ही याद रखिए। अब देखिए, चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु, ठीक है, ये भी मैंने बहुत ही अच्छे से, आपका एग्रीकल्चर जो टॉपिक है उसको पढ़ लीजिए, चुन चुन के मैंने पढ़ा है एकदम अच्छे से, ठीक है, आप प्लीज जाके देखिएगा। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कि चावल का मतलब पेडी का, ठीक है, तो इसके लिए कौन सा मौसम चाहिए होता है, तो देखो ठंडे मौसम में हम लोग क्या करते हैं, ठंडे मौसम में हम लोग क्या क्या बोते हैं, वो बोते हैं हम लोग गेहूं। तो ठंडा अगर मौसम अगर पूछेगा, तो मतलब व्हीट के लिए तो हम लोग को ठंडा मौसम चाहिए, कि ठंडा मौसम में हम लोग लगाते हैं व्हीट मतलब गेहूं। तो इसके लिए तो हमें चाहिए टेम्परेट, उपोषण, टेम्परेट जोन चाहिए, टेम्परेट मानसून चाहिए, ठीक है। बट जो पेडी है ये गर्म समय में किया जाता है, तो उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। और ये क्या है, उपोषण कटिबंधीय। अगर हम लोग को व्हीट लगाना है तो उपोषण कटिबंधीय में करेंगे, और हमें अगर चावल लगाना है तो हम लोग क्या करेंगे, उष्ण कटिबंधीय में करेंगे, मतलब ट्रॉपिकल सीजन होगा इसके लिए, ठीक है। और इसके लिए क्या होगा, टेम्परेट होगा। तो चावल के लिए क्या हो जाएगा, आपका उष्ण कटिबंधीय हो जाएगा, और आपका व्हीट के लिए क्या हो जाएगा, उपोषण कटिबंधीय हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ समझे। अब अगर मैं ये पेडी का बात करूँ, चावल का बात करूँ, तो पूछा जाता है चावल के खेत से कौन सा गैस निकलता है, तो मीथेन। सबसे ज़्यादा चावल कौन प्रोड्यूस करता है इंडिया में, तो वह है आपका वेस्ट बंगाल। पूछा जाता है कि चावल का कटोरा किसको बोला जाता है, तो कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो है उसको बोला जाता है, प्लस आपको छत्तीसगढ़ को भी क्या बोला जाता है, आपको चावल का कटोरा कहा जाता है, ठीक है, ये चीज़ याद रहेगा। और अगर मैं बात करूँ, जो इससे पूछा गया था एजोला आपने सुना होगा, मैंने एजोला आपको करवाया था। जितना भी जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जितना भी बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन का स्थितीकरण करते हैं, उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो पूछा गया था कि पेडी का फील्ड में, चावल के फील्ड में किसका यूज़ किया जाता है, तो एजोला एज ए फर्टिलाइजर, उर्वरक के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। याद रखिएगा, चावल अनुसंधान केंद्र भारत में कहाँ है, तो वो कटक में है, ठीक है। और पूरे वर्ल्ड का अगर देखा जाए तो वो आपका कहाँ है, मनीला में है, ठीक है। देखिए, और भी क्वेश्चंस करना है, पर 50 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 50 मिनट हो गया, तो इसको यहीं रोकते हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा फास्ट करके देख लेना, प्लीज़ बताइएगा आपको कैसा लगा। बहुत क्वेश्चंस मैंने करवाए, अगर काउंट करोगे तो काउंटलेस है। प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा एफर्ट, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कि एक क्वेश्चन से उसके जितने भी क्वेश्चंस को समराइज़ करना, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग मुझे नहीं करवाना है कि हाँ किस तरीके से काम करें, मुझे यहाँ में सिर्फ आपको फोकस रहेगा कि एक क्वेश्चन से 5 से 6 क्वेश्चन मैं करूँ। अगर मैं 10 क्वेश्चन भी करता हूँ और एक क्वेश्चन से अगर मैं 6 से 7 क्वेश्चन भी करता हूँ, तो 70 क्वेश्चन से प्लस इसमें हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा आपको ये फोकस करना है कि आखिर क्वेश्चंस पूछे कैसे जा रहे हैं। जय हिंद।